कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आज से ही देश के भीतर कोरोना के टीकाकरण अभियान के तहत तीसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना महामारी और इससे जुड़ी हुई इन तमाम अपडेट्स के बारे में और उन तमाम खबरों के बारे में जिनके आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और आपके जीवन से इनका सीधे तौर पर सरोकार है। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहूंगा उन आंकड़ों के साथ जिनका कहीं ना कहीं हम देशवासी एक प्रकार से उन्हें अनदेखा कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके थे कि कोरोना हमारे बीच है भी, लेकिन कोरोना ये बात नहीं भूला था। इसलिए अब दूसरी लहर के तहत कोरोना इस बार आया है। भले ही हमारे देश का जो स्वास्थ्य तंत्र है या हमारे देश की जो चिकित्सा की प्रणाली है वो इस बार तैयार है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण इस बार कमजोर हुआ है या यूं कहिए कि हमारी व्यवस्था मजबूत हुई है। लेकिन इस बार कोरोना का जो ये नया रूप है, ये जो एक प्रकार से म्यूटेट होकर जो कोरोना हमारे सामने आया है, इस बार ये शक्तिशाली है क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार पिछले वर्ष की तुलना में कहीं ज्यादा है। और इसकी पुष्टि दरअसल ये आंकड़े करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के साथ ही करना चाहूंगा। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 अक्टूबर 2020 के बाद सर्वाधिक नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोस्तों पिछले 24 घंटों में। और इसका आंकड़ा दरअसल यह है 72,330, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान 72,330 केसेस भारत में नए इन्फेक्शन के रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी दौरान 459 लोगों की मौत भी हुई है, 459 डेथ्स हुई हैं, जो कि 5 दिसंबर 2020 यानी पिछले वर्ष के 5 दिसंबर की तारीख के बाद सर्वाधिक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसको एक प्रकार से राज्यवार बताऊं तो राज्यों के लिहाज से सर्वाधिक तौर पर महाराष्ट्र में 39,544 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 39,544। इसके बाद छत्तीसगढ़, जो कि महाराष्ट्र से ही सटा हुआ राज्य है, महाराष्ट्र का ही पड़ोसी राज्य है, वहां पर 4,563 नए केसेस सामने आए, जो कि छत्तीसगढ़ की लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो उनके लिहाज से सर्वाधिक है। पूरे कोरोना काल में इतने केसेस नहीं आए जितने बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी 4,000 से ज्यादा केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 2,944 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुजरात में भी 2,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं अगर राज्यवार तरीके से कि कहां कहां पर कुछ राज्यों में सर्वाधिक मौतें हुई हैं तो उसमें भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में 243 मौतें हुई है, सर्वाधिक है, जो कि छत्तीसगढ़ में 39, पंजाब में 55, कर्नाटक में 26 और तमिलनाडु में 19 मौतें हुई हैं। 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मौत नहीं हुई है कोविड के कारण। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक पूरा आंकड़ा भी अगर मैं बताऊं संक्षेप में तो यह है कि देश के भीतर 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 के संक्रमण से। इसके अलावा 1,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो बीते 24 घंटों में 11,25,681 लोगों की जांच हुई है। इतने सैंपल्स की जांच हुई, यानी 72,330 जो केसेस आए हैं ये इन 11,25,681 सैंपल्स की जांच के बाद आए हैं। यानी जब इतनी जांचें हुई तो इतने केसेस सामने आए। इसके अलावा टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो कितने नमूनों की कितने सैंपल्स की जांच हुई है तो वो आंकड़ा है 24 करोड़ से ज्यादा अब तक कोविड की जांच देश के भीतर कंडक्ट हो चुकी है। अगर वैक्सीन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन को लेकर दोस्तों ये आंकड़ा है कि 6,51,17,896, ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं। और 6 करोड़ या 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी इतनी डोजेस लग चुकी हैं। इसमें फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों शामिल होती हैं दोस्तों। फर्स्ट डोज ज्यादा लोगों को लगी है, जाहिर सी बात है। और ये कुछ आंकड़े हैं दोस्तों। इसके अलावा ये आंकड़ा भी आपके लिए जानना जरूरी है कि बीते 24 घंटों में दरअसल कितने लोगों को टीका लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान 20,63,000 टीके लग चुके हैं। इतनी खुराकें, इतने डोज लगे हैं टीके के, वैक्सीन के। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि देश के भीतर
महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 83% मौतें दर्ज हुई हैं। यानी इन 6 राज्यों में ही, अकेले इन 6 राज्यों में 83% मौतें दर्ज की गई हैं कोविड-19 के कारण। इसके अलावा अगर केसेस की बात करूं दोस्तों, मैं एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं तो देश के भीतर 5,84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है, सक्रिय केसेस। और अकेले इन 8 राज्यों में, जिनके नाम है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, यहां पर 84.73% केसेस एक्टिव है, सक्रिय केसेस है। इसमें से भी अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा देश के कुल एक्टिव केसेस अकेले महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो बात बताते हैं कि देश के भीतर सर्वाधिक तौर पर 10 जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं। इनके नाम आप सुन लीजिए। इनके नाम है पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, अहमदनगर। ये जो 8 जिले मैंने आपको शुरुआत में बताया, दरअसल ये महाराष्ट्र राज्य के हैं और 2 जिले इसमें आते हैं, एक कर्नाटक का और एक दिल्ली का है। दिल्ली ही है, मतलब 9वां जो है वो दिल्ली है। और जो 10 सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उसमें बेंगलुरु नगर भी आता है जो कि कर्नाटक में आता है। इसके अलावा जो देश का साप्ताहिक पॉजिटिव रेट है वो भी आप जान लीजिए कि वो है दरअसल 5.65%। इसमें सर्वाधिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो देश का हो गया, जो कि साप्ताहिक तौर पर यानी वीकली पॉजिटिव रेट है वो तो 5% के आसपास है या 5% से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के भीतर ये पॉजिटिविटी रेट दरअसल 23% का हो चुका है। यानी अगर महाराष्ट्र में 100 जांचें होती हैं एक दिन में, मान के चलिए अगर उदाहरण के तौर पर, तो वहां पर 23 लोग संक्रमित पाए जाते हैं। यानी ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है। इसके अलावा पंजाब में 8.82% का है, छत्तीसगढ़ में 8% का है, मध्य प्रदेश में 7.82% का है, तमिलनाडु में 2.5% का है, कर्नाटक में 2.45% का है, गुजरात में 2.2% का है और दिल्ली में 2.04% का है। यानी कुछ राज्यों में तो जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है, लेकिन कुछ राज्यों में जिसमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं, यहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इसलिए चिंता की बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के द्वारा एक बात और कही गई। उन्होंने कहा कि देश के भीतर यूके वेरिएंट के, यानी जो ब्रिटेन से जो नया वेरिएंट सामने आया था, जो नया प्रकार, जो नया स्ट्रेन सामने आया था, उससे संक्रमित देश के भीतर 807 नए मामले हैं अब तक, कुल मामले हैं। और ब्राजीलियन वेरिएंट के 1 मामला है और साउथ अफ्रीकन यानी दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के 47 मामले देश के भीतर हैं। इन 3 देशों के जो नए वेरिएंट्स आए हैं हमारे देश के भीतर। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं पहचान करने को लेकर, यानी जो संक्रमित है उनकी पहचान करने को लेकर, ट्रेस करने को लेकर कि उनके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन थे, और इसी के साथ साथ क्वारंटीन कर और फिर ट्रीट करने की जो देश की या स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी नीति है, उस पर भी काम तेजी के साथ होना चाहिए। कुछ राज्यों का उन्होंने जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहीं से ज्यादा केसेस भी सामने आए, उन्हीं का उन्होंने जिक्र किया। और इसके अलावा दोस्तों जो कुछ अहम बातें हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात कि दरअसल अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोटेक ने एक दावा किया। उन्होंने कहा है कि उनकी वैक्सीन दरअसल 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 100% सुरक्षित और प्रभावी है। तो इस कंपनी ने ये एक प्रकार से दावा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अमेरिका और यूरोप के जो दवा नियामक हैं उनसे अब जल्द ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की, यानी आपातकाल में इसका इस्तेमाल किया जाए, उसकी अनुमति भी मांगेंगे। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये जो वैक्सीन है फिलहाल 16 वर्ष से अधिक के बच्चों को लगाई जा रही है, अधिक आयु वाले, लेकिन अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी लगाने का इन्होंने जिक्र किया और ये दावा किया है कि इनकी वैक्सीन 100% सुरक्षित और प्रभावी है। क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट किए हैं तकरीबन 2200 बच्चों पर करीब किए हैं, आप ये मान के चलिए। उसमें जो एक तो होता है प्लेसिबो कंडीशन होती है, प्लेसिबो के तहत ये होता है कि बच्चों को या जिन पर टेस्ट किया गया उनको बताया नहीं जाता है कि आपको वैक्सीन लगाई गई है। इससे उनकी मानसिक स्थिति की जांच की जाती है और जब प्लेसिबो के तहत कुछ लोगों की
इन्होंने सैंपल्स लिए तो उनमें से 18 लोगों को कोविड हुआ था, जबकि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिन बच्चों को, उनमें से किसी को भी कोविड नहीं हुआ। इसीलिए ये कंपनी ऐसा दावा कर रही है, जो कि राहत की बात है। उम्मीद है कि अगर बच्चे भी इस संक्रमण से संक्रमित होते हैं तो फिर ये वैक्सीन कारगर हो सकती है, लेकिन अभी ये अर्ली स्टेजेस है, इसलिए अपडेट भी देना आपको जरूरी है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी एक महत्वपूर्ण, उनके हवाले से भी एक खबर आई है। दरअसल ये कि जो भारत के दवा महानियंत्रक है यानी डीसीजीआई है, उन्होंने जो हमारे देश के भीतर कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसे एस्ट्राजेनेका कंपनी और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया और हमारे देश के भीतर सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन कर रहा है, इसका निर्माण कर रहा है, उसकी जो इस्तेमाल की तिथि है यानी उसकी जो इस्तेमाल की अवधि है उसको 6 महीने से 9 महीने तक बढ़ा दिया है। यानी जब इस वैक्सीन का निर्माण हुआ होगा तो वहां से लेकर अगले 9 महीने तक इसे लगाया जा सकता है। यानी जो एक प्रकार से कोविशील्ड की जो एक शीशी है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें 5 ml की शीशी है वो, और 10 खुराकें उसमें से लग सकती हैं, तो उसका जो आप लगा सकते हैं वो उसके निर्माण की तिथि से अगले 9 महीने तक लगा सकते हैं। पहले ये अवधि 6 महीने की थी। तो ये डीसीजीआई की ओर से आया है, यानी ये टीका इस्तेमाल के लिए 9 महीने तक के अपने निर्माण की तिथि से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बात और जरूरी है, वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट, दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक, जो कि आपको भली भांति पता है कि चीन में गए थे जनवरी और फरवरी के माह में, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई मंगलवार को, और इसमें सीधे तौर पर कोई विस्तृत जांच नहीं बताई गई है, यानी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, कुछ पुष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक के बयान और चीन के बीच एक प्रकार से तकरार पैदा हो गई है। सबसे पहले आपको दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कि कोई डिटेल्ड इसमें बात नहीं की गई है, कुछ पुष्ट नहीं किया गया है, किसी चीज की तस्दीक नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कोविड के संक्रमण की शुरुआत दरअसल चमगादड़ से ही शुरू हुई है, इसकी आशंका जताई गई है, और चमगादड़ से फिर ये किसी और जानवर में आया, और उसके बाद फिर ये इंसानों के अंदर आया, और उसके बाद विश्व भर में ये पूरा का पूरा फैल गया। इसकी आशंका जताई गई है। इसके अलावा इस बात से इनकार नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में कि ये दरअसल किसी लैब से भी निकल सकता है, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वो कम जताई गई हैं। तो ये तो इस रिपोर्ट में सामने आया, जो कि वैज्ञानिकों की एक टीम गई थी, 10 वैज्ञानिकों की टीम गई थी, जो वुहान में रही थी, वहां की सी फूड मार्केट में रही थी, वहां के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, लैब के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लोगों के बयान भी दर्ज किए थे, उसके आधार पर ये रिपोर्ट आई है। लेकिन ये बातें तो दुनिया को भी पता है कि चमगादड़ से या तो निकला होगा या फिर लैब में बना होगा, लेकिन इसमें जो 2 महीने वहां पर उन्होंने बताया, इसमें कोई एक ठोस जानकारी नहीं की, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके बाद आपके लिए जानना जरूरी है कि दरअसल WHO के निदेशक, जिनका नाम टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस है, इन्होंने कहा है कि चीन ने WHO की जो वैज्ञानिकों की टीम गई थी उनसे तथ्य छुपाए हैं। जो प्रारंभिक आंकड़े हैं उन्होंने, चीन ने इनके वैज्ञानिकों से छिपाए हैं। इसके बाद चीन ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन WHO के निदेशक की ओर से ये बयान आना वाकई में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चीन की भूमिका इसमें संदिग्ध है, और चीन ने अपने असली आंकड़ों को छिपाया है। ये बात दुनिया भी जानती है, और दुनिया के कई देशों ने, दर्जनों देशों ने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जो कि WHO के वैज्ञानिकों की ओर से जारी किए गए हैं। लिहाजा इसीलिए सीधे तौर पर WHO के महानिदेशक, जो कि टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस है, इन्होंने कहा है, घेब्रेयेसस से माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा है कि चीन ने अपने आंकड़े छिपाए हैं कोविड-19 के संदर्भ में, और उम्मीद करता हूं कि चीन इसमें आगे आने वाले समय में कम से कम नहीं तो एक सच्चाई या सही आंकड़े देगा, ताकि दुनिया को इसमें सहायता हो सके। हालांकि चीन का वाकई में किरदार संदिग्ध है। कोरोना के स्रोत को लेकर दोस्तों ये पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, और इसके अलावा दोस्तों एक जानकारी जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए जानना जरूरी है, हमारे देश से संबंधित है, और ये है दोस्तों ये जानकारी कि दरअसल आज से यानी 1 अप्रैल से देश भर में जिनकी भी आयु 45 वर्ष से अधिक है वो लोग पात्र होंगे कोविड के टीकाकरण के, कोविड के टीके के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये तीसरे चरण की शुरुआत हुई है देश के भीतर। पहले चरण के तहत आपको याद होगा कि 16 जनवरी से हमारे देश के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हो या पुलिस के या अर्धसैनिक बलों के या सेना के जवानों, ऐसे जो तमाम हमारे देश के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे,
उनको वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद 1 मार्च से 45 वर्ष से 59 वर्ष के उन लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया गया जिनके भीतर कोई गंभीर बीमारी हो या उससे वो ग्रसित हो, और 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग वाले लोगों को लगाई गई। लेकिन आज से यानी 1 अप्रैल से अब एक नए चरण की शुरुआत हुई है, तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, और इसके तहत 45 वर्ष से अधिक के तमाम लोग अब पात्र होंगे, चाहे उनमें कोई बीमारी हो या फिर उनमें कोई बीमारी ना हो। ये एक अहम बात है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और बताई गई है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, वो भी आप जान लीजिए। पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। जो भी लोग 45 वर्ष से अधिक हैं वो या तो ऑनलाइन तरीके से, इसमें जो cowin.gov.in वेबसाइट है भारत सरकार की, उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे हैं किन्हीं वजहों के कारण, तो फिर आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट हो। आप वहां पर दोपहर 3 बजे के बाद जाकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर उसके अनुसार जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी, आपको डेट, आपको टाइम, सब कुछ मैसेज कर दिया जाएगा। एक बात और कि टीके की, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो कोविड को लेकर बनाई गई थी, कि कीमतों को लेकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में वहां पर टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, मुफ्त में लगाया जाएगा। जबकि अगर निजी अस्पतालों में आपको टीका लगाना है तो इसकी प्रति खुराक यानी 2 खुराकों में ये टीका लगेगा। पहली खुराक के लिए आपको 250 रुपए की राशि देनी पड़ेगी, दूसरी खुराक के लिए भी आपको 250 रुपए की राशि पे करनी पड़ेगी। तो ये एक बेहद जरूरी जानकारी है दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन से लेकर भी, यानी अब कहीं ना कहीं वो लोग भी अब अपना टीका लगवा सकते हैं जिनमें कोई गंभीर बीमारी ना हो। और इस आयु वर्ग के हमारे देश के भीतर 34 करोड़ लोग हैं, और एक प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी का जो सपना भारत देख रहा है, यानी एक बड़े वर्ग को टीका लगाया जाए, पहले वो उससे ग्रसित हो, फिर उसमें टीका लगाया जाए, और फिर उसमें वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। कहीं ना कहीं अगर इस आयु वर्ग के लोगों को लग जाता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रोन है, सबसे ज्यादा एक प्रकार से वल्नरेबल तबका है हमारे देश का, इसके सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए और जो मौतें भी हुई उसमें बड़ा प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक लोगों का है। इसलिए इन लोगों को टीका लगाने की बेहद जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की भी जानकारी दी कि इसमें हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज से लेकर वैक्सीन लगाने तक, वैक्सीन के स्टॉक तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बढ़िया हमारे यहाँ व्यवस्था है। जैसी जैसी आपूर्ति की जरूरतें पड़ेंगी वैसे वैसे इन तमाम वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। प्रभावित राज्य जो है देश के भीतर सर्वाधिक, उनमें पहले प्रायोरिटी के तहत इसमें लगाया जाएगा। बहरहाल उन्होंने तो ये भी कहा है कि तमाम राज्यों को एक ही तरीके से देखा जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सर्वाधिक तौर पर प्रभावित हैं उनको पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, ये तमाम राज्य सामने आते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी, उनकी साझेदारी को लेकर भी राजेश भूषण ने इस बात को कहा है कि उन्हें भी सामने आना चाहिए, उन्हें भी अपने प्रणाली को इस पूरी की पूरी टीकाकरण अभियान में लगाना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी जानकारियां हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए जानना जरूरी था कोविड-19 के संदर्भ में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको तमाम जानकारियां मिली होंगी। जाते जाते ये बात कहूंगा दोस्तों कि कोविड का संक्रमण अभी गया नहीं है। कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में जो आयोजन हुए हैं, कहीं ना कहीं जो आपने देखा कि किस प्रकार से होली को लेकर बड़े बड़े आयोजन किए गए, इलाहाबाद में, मथुरा में, या महाराष्ट्र में अगर मैं आपको बताऊं तो नांदेड़ में जो कुछ हुआ, वहां पर होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान जब जो पुलिस उनको रोकने गई थी, लॉकडाउन लगा हुआ है जबकि नांदेड़ में, उसी पुलिस पर आक्रमण किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। होली के भी जो कार्यक्रम हुए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की कहीं पर किसी प्रकार के भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और देश के भीतर अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके कई शहरों में। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पाबंदियां उन्होंने और ज्यादा कड़ी कर दी हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर आपको बताऊं तो वहां पर तो नाइट कर्फ्यू लग गया है पूरे राज्य में। लॉकडाउन की बात भी कही जा रही है वहां पर, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कई शहरों में, 12 के करीब शहरों में हर रविवार लॉकडाउन लगाया जाएगा। उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में तो अगर आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो फिर वहां पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। यानी कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियों से लेकर नाइट कर्फ्यू तक, और फिर कई जगह और ज्यादा प्रतिबंधों की कड़ाई तक अब चीजें आ चुकी हैं। यानी पिछले वर्ष वाली चीजों की एक प्रकार से फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। अगर आपको इन सबको रोकना है तो कहीं ना कहीं मास्क आपको लगाकर रखना है, क्योंकि अब हमारे देश के लोग बेखौफ हो चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि जैसे उनके
मास्क ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें अगर कोरोना हो भी जाता है तो भी उनके रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में वैक्सीन पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिथ्य है। मास्क आपको लगा कर रखना है, हाथों को अपने नियमित रूप से धोना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है, जिसका शायद हमारे देश के भीतर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पालन नहीं हुआ तो इस बार आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो नया वेरिएंट आया है ये कितना तेजी से फैल रहा है, जो कोरोना का नया स्वरूप है। भले ही हम तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति फिर से नाजुक होने वाली है, आ रही है कि देश के भीतर अस्पतालों की, बेड्स की और जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमियां हो रही हैं। ये धीरे धीरे उसी विकराल स्थिति की तरफ हम फिर से बढ़ रहे हैं। अगर आपको उसको रोकना है तो प्लीज, अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि देश के भीतर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बाजार हो, मॉल्स हो, स्कूल्स कॉलेजेस हो या कहीं पर भी मोहल्ले हो, हर जगह एक प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रही है और कहीं पर भी किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगाया, किसी ने भी अपने चेहरे को नहीं ढका। हाथ धोने और कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर तो आप भूल ही जाइए। तो ये वाकई में चिंताजनक है और अगर पुराने हालात ना वापस आए तो इसके लिए आपको मास्क लगाना होगा, हाथों को धोना होगा और 2 गज की दूरी को मेंटेन करना होगा। मैं जानता हूं कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर राजनेता बड़े बड़े रोड शो निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि वहां पर तो इतना सब कुछ हो रहा है और फिर हम और आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने प्रियजनों के बारे में सोचना है और इवेंचुअली जब आप अपने और अपने प्रियजनों के बारे में सोचेंगे और हर एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो फिर देश का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। देश के लिए आपको सोचना है, इसलिए इन तमाम एहतियातों का पालन कीजिए, दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। जाते जाते दोस्तों 2 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको मैं और बताना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि देश के भीतर आज से ही कुंभ मेला, जो कि हरिद्वार में लग रहा है उत्तराखंड के, वहां पर अब आज से ही उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो मेला है दरअसल अमूमन आप जानते हैं कि 4 महीनों तक चलता है, लेकिन इस बार कोविड की महामारी के कारण इस मेले की जो अवधि है उसे 4 महीनों से घटाकर अब कर दिया गया है 28 दिन या 30 दिन आप मान के चलिए। 1 अप्रैल से आज से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक ये लगेगा और इस दौरान 3 इसमें शाही स्नान होंगे और 2 पर्व स्नान होंगे इस दौरान कुंभ मेले में। और एक अहम बात यह है कि हरिद्वार में जो तमाम श्रद्धालु आने वाले हैं या जो आने का विचार आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पिछले 72 घंटे की कम से कम आपको कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, वो अनिवार्य है। इसके अलावा वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी हुई है, तो सुरक्षा को लेकर तो कोई एक प्रकार से वहां पर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड-19 को लेकर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसको लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सुपर स्प्रेडर हुआ तो फिर देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बनेगा। तो कुंभ को लेकर जो भी आप ये अगर आने का विचार कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आज मैंने बातें बताई है तारीख को लेकर और कोविड की नेगेटिव RT-PCR जांच को लेकर। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट नहीं भी लेके आते हैं तो वहां पर कोविड की जांच की व्यवस्था है। बहरहाल एक तो खबर ये हो गई और दूसरी खबर यह है दोस्तों कि देश के वित्त मंत्री ने दरअसल कल एक घोषणा की थी। देर रात ये घोषणा हुई थी कि जो देश के भीतर जो छोटी बचत वाली स्कीम्स हैं उनमें ब्याज दरों को घटा दिया जाएगा और ये फैसला कल देर रात को लिया गया था, लेकिन आज सुबह ही ट्वीट करके निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी कि यह फैसला गलती से हो गया था और ऐसा कुछ नहीं है, जो पुरानी दरें हैं उन्हीं को ही लागू रखा जाएगा। अब इस फैसले को आप ये मान के चलिए कि चुनाव आज दूसरे चरण की वोटिंग है बंगाल में और असम में, और उससे पहले ऐसा निर्णय लाना जो कि महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्गीय और गरीब तबके की कमर तोड़ देगा, जो कि अपनी कम बचत वाली स्कीम्स में जो निवेश करके रखते हैं उनकी ब्याज दरें घटाकर, वाकई में दुख की बात होगी। लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है, तो जितनी भी जो स्कीम्स है जो छोटी बचत वाली है अब उनमें पुरानी ब्याज दरें ही लागू रहेंगी। पहले वाली जो इन्होंने फैसला लिया था कल देर रात को उसे वापस ले लिया है। तो ये 2 खबरें और थी आपके लिए जानना जरूरी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। दीजिए मुझे इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।